स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस को। साथ ही आज हम लोग इस वीडियो के में उसको फुल डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है शुक्राणु को डिफाइन करना है। साथ ही हम लोग इस वीडियो में शुक्राणु का फुल एनालिसिस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो शुक्राणु होता है वो मेल के वृषण में विकसित होता है और वहीं पे परिपक्व होता है। ठीक है, शुक्राणु होता है जिसे हम लोग पुरुष जनन कोशिकाएं भी बोलते हैं, वो वृषण में मेल के जो टेस्टिस होता है वहीं पे डेवलप और मैच्योर होता है। लगभग 3 ml वीर्य द्रव में यानी लगभग 3 ml सीमेन में 3 से 4 करोड़ की संख्या में शुक्राणु होते हैं। लगभग 3 ml वीर्य में ये 3 से 4 करोड़ की संख्या में शुक्राणु मिलते हैं। ठीक है, शुक्राणु जो होता है वो मेल का एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो मेल के वृषण यानी टेस्टिस में विकसित और परिपक्व होता है। लगभग 3 ml वीर्य में यानी सीमेन में लगभग 3 से 4 करोड़ की संख्या में शुक्राणु होते हैं। ठीक है, शुक्राणु को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सिर जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, वो सिर होता है। दूसरा बीच वाला भाग जो होता है वो बॉडी होता है यानी काय, और सबसे नीचे जो होता है पूंछ नुमा, उसे हम लोग पूंछ या टेल के नाम से जानते हैं। सिर जो होता है वो अंडाकार रचना होता है। अगले आधे भाग में एक झिल्ली जो टोपी के आकार की होती है जिस पर एक प्रकार का एंजाइम लगा होता है, उसी में सिर ढका होता है। ठीक है, शुक्राणु का जो सिर होता है वो अंडाकार होता है जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी लगा रहता है। ठीक है, और उसी मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंजाइम भी चिपका हुआ रहता है। ठीक है, इसी नोकद्वार भाग से शुक्राणु स्त्री के डिंब में एंजाइम द्वारा छेद करके प्रवेश करता है। जो ऊपर जो एंजाइम होता है वही जो होता है वो डिंब को छेदने का काम करता है, जिसके कारण शुक्राणु जो है उस अंडाणु के अंदर जा पाता है। सिर में के मध्य में एक केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है जिसमें एक लंबा पतला सूक्ष्म कण होता है जिसे डीएनए बोलते हैं। यही आनुवांशिक गुण का भी वाहक होता है। ठीक है, जो डीएनए होता है वो माता पिता के गुण को शिशु में लेके जाने का काम करता है, जो कि केंद्रक में मौजूद होता है, और केंद्रक जो होता है वो सिर के पिछले भाग में मौजूद होता है। ठीक है, और इसी डीएनए में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। इसे आनुवांशिक कोड के भी नाम से जानते हैं। जो डीएनए पाया जाता है शुक्राणु में उसी को हम लोग आनुवांशिक कोड भी बोलते हैं, और इसी केंद्रक में होता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। अगला जो है वो है बॉडी। ठीक है, शुक्राणु का जो अगला भाग है वो है बॉडी। तो ये शुक्राणु के सिर के ठीक पीछे गर्दन वाले इलाके से शुरू होकर और पूंछ से जो पहले का भाग होता है उसी को हम लोग बॉडी बोलते हैं या काय बोलते हैं। इसमें एंटेरियर सेंट्रियोल तथा पोस्टीरियर सेंट्रियोल नाम की केंद्रिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, इसमें एंट्रियल सेंट्रियोल तथा पोस्टीरियर सेंट्रियोल नाम की केंद्रिकाएं मौजूद होती हैं। इस भाग के ठीक पीछे वाले मध्य खंड में स्पाइरल जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वही पाई जाती है, जो शुक्राणु को गति देने और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है या ऊर्जा को प्रदान करती है। ठीक है, बॉडी में ही जो एंटेरियर सेंट्रियोल और पोस्टीरियर सेंट्रियोल होता है उसी के ठीक बीच में स्पाइरल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो शुक्राणु को गतिशीलता या फिर ऊर्जा देने का कार्य करती है। तो है वो है टेल। ठीक है, अगला है शुक्राणु का पार्ट, वो है टेल। ये सबसे निचला और पतला भाग होता है जो कि पूरे शरीर से 6 गुना लंबा होता है। ठीक है, यानी शुक्राणु के जो काय होता है यानी बॉडी होता है उससे 6 गुना लंबा व चंचल यानी एंड पीस होता है। इसी के सहायता से शुक्राणु जो है वह वीर्य रस में इधर उधर गति करने में सक्षम होते हैं। यानी शुक्राणु ही होता है जो वीर्य रस में इधर उधर गति करने में या फिर महिलाओं के शरीर में प्रवेश करने पे ये क्या होते हैं कि गति करने में इसको मददगार होते हैं पूंछ। ठीक है, ये बॉडी का लगभग 6 गुना लंबा व चंचल रचना होता है। हम लोग देखेंगे भ्रूण के वृद्धि एवं विकास। ठीक है, यानी एम्ब्रॉय जो होता है वह कैसे वृद्धि और विकास करता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के प्रसरण मिलने से जाइगोट बनता है। जाइगोट के निर्माण होने पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब शुक्राणु तथा अंडाणु मिलते हैं तब जाइगोट बनता है। ठीक है, फ्यूजन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट के निर्माण होने पर इसमें विभाजन की क्रिया यानी सेल डिवीजन का क्रिया प्रारंभ होने लगता है। सबसे पहले इसमें 2 कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है और बाद में ये अलग अलग टूटना स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 कोशिकाएं 4 में, 4 से फिर 8 कोशिकाएं में ये टूटते जाती हैं। ठीक है, जाइगोट में इस प्रकार के विभाजन तथा उप विभाजन से छोटी छोटी कोशिकाएं का निर्माण होता जाता है। यह सेगमेंटेशन की प्रक्रिया 16 कोशिकीय अवस्था तक चलती है, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से ये 16 में टूटती हैं। ठीक है,
इस अवस्था में एक ठोस आकृति के समान बनती है जो कलल यानी मोरुला कहलाती है। ठीक है, जब 16 कोशिकीय अवस्था टूट जाती है या 16 कोशिकीय भाग में बट जाती है तब उसको हम लोग कलल या मोरुला के नाम से जानते हैं, जो एक ठोस रचना बनती है। इस अवस्था में जाइगोट के चारों ओर कोशिकाओं की एक परत बनती है। इस परत के अंदर की कोशिकाओं को हम लोग इनर सेल मास के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी मोरुला के बाद एक जो परत बनती है चारों तरफ जाइगोट के, उसे हम लोग इनर सेल मास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनर सेल मास। अब आवरण के बाहर की कोशिकाएं एक रचना तैयार करती है जिसको हम लोग बीज पोषक यानी ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इनर सेल कोशिकाओं के बाहर एक कोशिका और बनती है जिसे हम लोग बीज पोषक यानी ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इनर सेल मास से धून का निर्माण यानी परिवर्धन होता है, यानी बढ़ते हैं, जबकि बीज पोषक इसका पोषण करते हैं। इनर सेल मास जो होते हैं वो धून का निर्माण करते हैं और बीज पोषक यानी ट्रोफोब्लास्ट जो होता है उसको ये पोषण प्रदान करता है। अब ट्रोफोब्लास्ट की वह सतह जो इनर मास के ऊपर स्थित रहती है वह विशेष रूप से चिपचिपी होती है। जो इनर मास होता है उसके ऊपर ट्रोफोब्लास्ट पाया जाता है जो चिपचिपा होता है, और गर्भाशय के ऊपरी भाग में एंडोमेट्रियम के साथ चिपकी होती है। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वह एंडोमेट्रियम के साथ चिपका होता है। इसी चिपकी हुई सतह से एक फ्लूइड निकलता है जिसे हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वहीं से एक फ्लूइड निकलता है जिसे हम लोग एंजाइम बोलते हैं। इस एंजाइम के द्वारा एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं का भक्षण होता है। जो टूटती हैं एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं वो एंजाइम द्वारा ही पाचित होती हैं। उस स्थान पर एक छोटा गड्ढा बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट इसी में स्थापित हो जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है बाद में वो यहीं पे स्थापित हो जाता है जिसे हम लोग नेस्टिंग के नाम से जानते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के एंडोमेट्रियम में स्थापित होने को हम लोग नेस्टिंग के नाम से जानते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है वो ओव्यूलेशन के 8 से 11वें दिन में पूरी होती है। यानी जो आरोपित होता है वो 8 से 11वें दिन में आरोपित होता है जिसे हम लोग नेस्टिंग के नाम से जानते हैं। एंडोमेट्रियम पूरी तरह से इसे बैक लेती है और एक छोटा सा एंडोमेट्रियम उभार बनता है जिसको हम लोग डेसिड्यूआ के नाम से जानते हैं। एंडोमेट्रियम में जब नेस्टिंग एवोल्यूशन के पश्चात जब वहाँ पे स्थापित होता है तब कुछ दिनों बाद एंडोमेट्रियम जो होती है इसको पूरी तरह से ढक लेती है। ठीक है, जिसको हम लोग पत्निका के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो उभार होता है एंडोमेट्रियम में उसी को हम लोग पत्निका बोलते हैं यानी डेसिड्यूआ बोलते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब गर्भाधारण के समय एस्ट्रोजन का अधिक स्राव होने लगता है। कॉपर्स ल्यूटियम से अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्राव होने लगता है। यानी गर्भावस्था के समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रकार के हार्मोन अधिक मात्रा में बनने भी लगते हैं, साथ ही स्राव भी होने लगता है। इन स्रावों के कारण एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है जिसकी वाहिकाएं फूल जाती हैं। इसमें कोमल स्पंजी स्थान बन जाते हैं। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होते हैं तो वो फूल जाती है या मोटी हो जाती है। साथ ही वहाँ पे एक कोमल स्पंजी स्थान भी बन जाते हैं जिस पर निषेचित गर्भाधारण के समय से एस्ट्रोजन का अधिक स्राव होने लगता है। ट्रोफोब्लास्ट या इनर सेल मास की सेल 3 तहों में बांटी जाती है। ठीक है, जो इनर सेल मास है उसके 3 सतह होते हैं या 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एमनियोटिक कैविटी जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। जो प्लेसेंटा में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, वो होता है एमनियोटिक कैविटी में है। तथा सतह जो होती है वो एक्टोडर्म से रेखित होती है। यानी जो एमनियोटिक कैविटी के बाहर की जो रचना होती है वो एक्टोडर्म होती है। अगला है यॉक साक। ठीक है, यॉक साक जो इंडोडर्मल सेल होते हैं वो इसी के द्वारा रेखित होते हैं। ठीक है, यानी अंतःस्तरीय कोशिकाएं जो होती हैं वो यॉक साक के द्वारा ही रेखित होती हैं या बनती है। अगला जो है वो मेसोडर्म। ठीक है, अगला है मेसोडर्म। इनर सेल मास का जो थर्ड है वो है मेसोडर्म। तो ये इनर सेल मास में ही रहता है जो 2 गुहाओं के मध्य स्थित स्थान में ये रहता है जिसमें 3 परत होती हैं। यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है जिसको हम लोग एम्ब्रोयनिक प्लेट के नाम से जानते हैं। यानी मेसोडर्म में ही भ्रूण का निर्माण या विकास होता है जिसे हम लोग एम्ब्रोयनिक प्लेट के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट पे यानी भ्रूण के विकास पे। ठीक है, तो जब अंडाणु के निषेचन के समय से लेकर 2 माह तक का जो समय होता है वो भ्रूणावस्था कहलाता है। ठीक है, अंडाणु के निषेचन से लेके 2 माह तक का जो समय होता है उसे हम लोग भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं। निषेचित अंडाणु के चारों ओर बनी कोशिकाओं के परत के अंदर की कोशिकाओं के समूह को हम लोग इनर सेल मास कहते हैं। जो निषेचित अंडाणु होते हैं उसके चारों ओर जो कोशिकाएं बनती है या परत बनता है उसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास के क्षेत्र 2 गुहाओं के मध्य रहता है। इस इनर सेल मास की कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर एक चपटी एम्ब्रोयनिक प्लेट बनाती हैं। जब इनर सेल मास चपटी होकर और टूटकर एक रचना बनाती है जिसे हम लोग एम्ब्रोयनिक प्लेट के नाम से जानते हैं जिसकी 3 परतें होती हैं।
ठीक है। पहला जो होता है वो एक्टोडर्म होता है, जो गर्भस्थ शिशु की त्वचा, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और म्यूकस मेम्ब्रेन इत्यादि का निर्माण करता है। जो एक्टोडर्म होता है वो स्किन, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और म्यूकस मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो है मेसोडर्म, ठीक है, जो कि शिशु के मसल, बोन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या अन्य इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उसका निर्माण करता है। जो मेसोडर्म है वो गर्भस्थ शिशु के पेशियां, अस्थियां, रक्त परिसंचरण तंत्र आदि का निर्माण करता है। अगला है एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म तीसरा जो पार्ट होता है वो है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होता है वो गर्भस्थ शिशु के यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज और जनन संबंधी अंगों का निर्माण करता है। एंडोडर्म जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज आदि का निर्माण करता है तथा अपने कार्य करने लगता है तो यह यॉर्क सैक सिकुड़ कर नष्ट हो जाता है। जब गर्भस्थ शिशु 2 महीने से अधिक हो जाता है, यानी भ्रूण जो होता है वो 2 महीने से अधिक हो जाता है, तब जो यॉर्क सैक है वो धीरे धीरे नष्ट होने शुरू होता है सिकुड़ कर, परंतु एमनियोटिक कैविटी में वृद्धि होते रहती है। ये यॉर्क सैक तो नष्ट होने लगता है, लेकिन एमनियोटिक कैविटी जो होती है, इनर सेल मास का जो पहला कैविटी होती है एमनियोटिक कैविटी, वो निरंतर वृद्धि करते रहता है। यॉर्क सैक का कुछ भाग भ्रूण से जुड़ा होता है, जो एक पट्टी के समान रचना होती है। जो यॉर्क सैक है जो कुछ दिन बाद नष्ट हो जाता है वो भ्रूण से जुड़ा रहता है, जो कि एक पट्टी के समान रचना होती है। यह रचना भ्रूण के विटियोलिक के डक्ट का निर्माण करती है। जो भ्रूण से जुड़ा हुआ पट्टी होता है वो विटियोलिक डक्ट का निर्माण करती है, जिससे गर्भनाली यानी एम्बेलिकल कॉर्ड तथा रक्त वाहिनियां बनती है। यॉर्क सैक के जब भ्रूण के साथ सिकुड़ता है या उसमें चिपकता है तब जो है विटियोलिक डक्ट का निर्माण होता है, जिसके कारण एम्बेलिकल कॉर्ड तथा ब्लड वेसल्स का भी निर्माण होता है विटियोलिक डक्ट के कारण। भ्रूण आंतरिक परत यानी एमनियो तथा बाह्य परत कोरियोन तथा नाभि नाल के द्वारा अपरा से जुड़ा होता है। जो प्लेसेंटा होता है नॉर्मली यॉर्क सैक के जब खत्म होने के बाद अपरा का ही निर्माण होता है, और अपरा ही जो है वो सारे चीज़ों का देखरेख करती है। तो जब अपरा बनता है तब जो परत होता है जिसे हम लोग कोरियोन बोलते हैं, और अंदरूनी जो परत जो एमनियोन बोलते हैं, वो नाभि नाल के द्वारा अपरा से जुड़ता है। इस अवस्था तक भ्रूण से मानव अंगों की रचना दिखाई पड़ने लगती है। जब प्लेसेंटा के साथ एमनियोन तथा कोरियोन नाभि नाल के साथ जुड़ता है तब जो है उस शिशु में जो नॉर्मली अंग होते हैं वो दिखाई देना शुरू होते हैं, जैसे सिर, आँख, कान, भुजा, टांग आदि के रूप में ये अपना विकास करने लगते हैं। परंतु जनन अंग इस समय तक तैयार नहीं होते हैं। जो जनन अंग है वो प्लेसेंटा के साथ जो कोरियोन और एमनियोन जुड़ता है उस समय तक ये दिखाई नहीं देते हैं। नॉर्मली बाद बाकी जो भी अंग है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लेसेंटा यानी अपरा, ठीक है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में डिफाइन किया था कि जब यॉर्क सैक नष्ट होने लगता है तब अपरा बनता है, ठीक है। पहले जो होता है वो डेसिडुआ बनता है, डेसिडुआ के बाद धीरे धीरे जब डेसिडुआ नष्ट होने लगता है या यॉर्क सैक नष्ट होने लगता है तब अपरा बनता है। तो अपरा जो होता है वो गर्भावस्था काल में गर्भाशय में स्थित एक अंडाकार अथवा डिस्कॉर्ड स्पंजी रचना होता है, यानी चक्रिकाम जो होती है वो स्पंजी रचना होती है, जो गर्भाशय में माँ एवं भ्रूण को आपस में जोड़ती है। अपरा ही होती है जो माँ तथा गर्भाशय में जो पल रहे बच्चा होता है उसको दोनों को आपस में जोड़ती है। अपरा को गर्भनाल भी कहते हैं, यानी अपरा का दूसरा नाम गर्भनाल भी होता है। अपरा के द्वारा ही भ्रूण अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, या आवश्यक तत्वों का आदान प्रदान होता है। यह कोरियोडेसिडुअल रचना होती है जो गर्भाशय के भित्ति और नाभि द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती है। यानी ये एक प्रकार की कोरियोडेसिडुअल रचना है जो गर्भाशय की भित्ति यानी जो दीवार होते हैं उसके द्वारा नाभि से भ्रूण द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। अपरा जो होता है वो गर्भावस्था काल में गर्भाशय में स्थित एक अंडाकार अथवा चक्रिकाम स्पंजी रचना होती है जो गर्भाशय में माँ तथा भ्रूण को आपस में जोड़ती है, साथ ही पोषण का या फिर अन्य आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करती है। अब अपरा का संरचना और विकास को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, यानी अपरा की संरचना कैसी होती है और ये विकास कैसे करता है। तो अपरा जो होता है वो एक गोल प्लेट रचना होती है। बाह्य रचना में अपरा मध्य में मोटा व किनारों पर पतला होता रहता है, ठीक है, यानी मध्य में ये जो होता है वो मोटा होता है और जो दोनों किनारे होते हैं यानी जो अंदरूनी और बाहरी पार्ट होते हैं वो पतला होता है। अपरा के मध्य में अंदर की तरफ मशरूम के जैसी आकृति बनी होती है तथा बीच में डंठल की भांति नाभि नाल होते हैं, ठीक है, एक मशरूम की जैसी जो आकृति बनती है अपरा के अंदर, ठीक है, और साथ ही वहाँ पे डंठल के भांति भी एक रचना होती है जिसे हम लोग नाभि नाल बोलते हैं। अपरा एक रचना जो होती है वो गोल होती है तथा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंसी होती है। अपरा जो होती है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंसी हुई रचना होती है, साथ ही ये गोल भी होता है।
ठीक है। भ्रूण के आरोपण के पश्चात ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भित्ति में अस्तारित रहता है, ठीक है। जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भित्ति में स्थित होता है जो एंडोमेट्रियम कोशिकाओं द्वारा अस्थिरित होता है। ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट यानी इनर सेल मास जो होती है उस परत में उभार का निर्माण होता है या उभार आना शुरू होता है जो लगभग 3 सप्ताह तक शाखाओं वाले चलने वाली क्रोनिक भिलाई का निर्माण करती है। यानी ब्लास्टोसिस्ट ही होती है जो क्रोनिक भिलाई का निर्माण करती है। क्रोनिक भिलाई उस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है जहां पर रक्त की आपूर्ति सबसे अधिक होती है। यानी प्लेसेंटा में जहां पे भी सबसे ज़्यादा ब्लड का आपूर्ति होता है उसी क्षेत्र में क्रोनिक भिलाई जो होती है वो पाई जाती है। अर्थात वह स्थान मातृस्थल का बेसल डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। उस समय तक ट्रोफोब्लास्ट के स्तर द्वारा निर्मित क्रोनिक भिलाई के स्तर को कोरियोनिक फ्रोंडसम के नाम से जानते हैं। यानी जो बेसल डेसिडुआ होता है जो ट्रोफोब्लास्ट के स्तर द्वारा निर्मित होता है, यानी क्रोनिक भिलाई का जो स्तर होता है उसे हम लोग कोरियोनिक फ्रोंडसम के नाम से जानते हैं। यही अपरा का निर्माण करता है, अर्थात कोरियोनिक फ्रोंडसम अथवा मातृत्व डेसिडुआ बेसिलाई मिलकर ही अपरा निर्माण करते हैं, ठीक है। फ्रोंडसम तथा मातृत्व डेसिडुआ बेसिलाई होते हैं, वही अपरा का निर्माण करते हैं। कोरियोनिक भिलाई जैसे जैसे आगे बढ़ता है मातृ स्तर की रक्त वाहिनियों को नष्ट करने लगता है जिससे रक्त बाहर निकलकर भिलाई के रिक्त स्थानों यानी साइनस में एकत्रित हो जाते हैं। भिलाई इसी रक्त में उत्सर्जी यानी वेस्ट पदार्थों का त्याग करता है। जब भिलाई होता है वो जब ब्लड जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको इसी में त्याग करता है यानी साइनस में ही त्याग करता है तथा पोषण तत्व ऑक्सीजन ग्रहण कर अम्बिलिकल वेन द्वारा भ्रूण के हृदय को पहुंचाता है। जो भी पोषक तत्व या ऑक्सीजन है वो अम्बिलिकल वेन द्वारा यानी अम्बिलिकल कॉर्ड में जो अम्बिलिकल वेन होता है, याद रखिएगा लोग कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होता है जिसका नाम है अम्बिलिकल वेन, ठीक है। जो एकमात्र वेन पाया जाता है उसी के माध्यम से जो भिलाई होता है वो यानी कोरोनिक भिलाई जो होता है वो पोषक तत्व और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। तो हम लोग देखेंगे अपरा के द्वारा रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन थ्रू प्लेसेंटा। जो भ्रूण को जरूरत होता है ब्लड सर्कुलेशन का वो अपरा कैसे स्रावित करता है या उसको पहुंचाता है। भ्रूण का रक्त जिसमें ऑक्सीजन कम रहता है भ्रूण के हृदय द्वारा पंप करके अपरा की अम्बिलिकल आर्टरीज के द्वारा क्रोनिक भिलाई को भेज दिया जाता है, ठीक है। जब भ्रूण का रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है या ऑक्सीजन उसमें बहुत कम होता है जिसको भ्रूण के हृदय द्वारा पंप करके अपरा की अम्बिलिकल आर्टरीज के द्वारा क्रोनिक भिलाई को वापस भेज दिया जाता है। क्रोनिक भिलाई से आया रक्त भिलाई के निकट बने ब्लड साइनस में एकत्रित होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बताया, माँ के शुद्ध रक्त से आदान प्रदान कर उच्च पोषक तत्व सहित ऑक्सीजन रक्त भ्रूण के हृदय को अम्बिलिकल वेन द्वारा पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, ठीक है, वो अम्बिलिकल वेन द्वारा माँ के शरीर से भ्रूण के हृदय तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और जो अशुद्ध चीज़ें होती है वो अम्बिलिकल आर्टरीज द्वारा क्रोनिक भिलाई को हृदय द्वारा पंप करके भेज दिया जाता है। भ्रूण में रक्त परिसंचरण से आया रक्त संपूर्ण भ्रूण को वितरित कर दिया जाता है। जो भ्रूण में रक्त परिसंचरण से आया तत्व यानी अम्बिलिकल वेन द्वारा आया जो रक्त होता है वह भ्रूण के टोटल जो बॉडी होता है उसमें विस्तारित कर दिया जाता है। वो है अपरा के कार्य यानी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं अपरा के कार्य को। तो अपरा का जो मेन कार्य होता है वो भ्रूण को आवश्यक पोषक तत्व या ऑक्सीजन की पूर्ति करना, साथ ही अपरा जो होता है वह ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का निर्माण करता है अतः इंडोक्राइन का भी काम करता है। यानी अपरा का काम इंडोक्राइन सिस्टम को भी काम करना होता है। साथ ही अपरा माँ से लाभदायक प्रतिरक्षी पदार्थों को भ्रूण के रक्त को प्रदान करता है। यानी जो भी इम्यून पदार्थ होते हैं उसको माँ के शरीर से भ्रूण के रक्त में देना भी होता है। साथ ही अपरा जो होता है वो माँ के रक्त में उत्पन्न रोगाणुओं को भ्रूण में जाने से रोकता है, ठीक है। जो भी रोग कारक होते हैं उसको अपरा ही जो है वो कवच का काम करता है या उसको भ्रूण में जाने से रोकता है जिससे भ्रूण में रोगों की रक्षा होती है। यानी भ्रूण में रोग उत्पन्न नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं। अगला है अपरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण करता है। अपरा जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है अतः यह अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी कार्य करता है, ठीक है। साथ ही अपरा के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का भी स्राव होता है जिसके द्वारा अपरा की मरम्मत निरंतर समय समय पर होती रहती है। आगे है अपरा जो होता है वो फीटल रिस्पायरेटरी एलिमेंट्री तथा एक्सक्रेटरी कार्य का भी काम करता है, ठीक है। अपरा जो है वो फीटल रिस्पायरेटरी यानी सांस, एलिमेंट्री और एक्सक्रेटरी सिस्टम का भी काम करता है। साथ ही अपरा से प्रसव के समय रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो प्रसव के समय प्यूबिक सिम्फेसिस अस्थियों को संधि को ढीला कर देता है जिससे अस्थियां हटकर अधिक स्थान शिशु के लिए निकलने के लिए देती है। लगभग ये 1 इंच
फैल जाता है। ठीक है, जो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है उसके कारण जो होता है वो पेल्विक जो बोन होता है वो लगभग 1 इंच तक फैल जाता है, जिसके कारण जो बच्चा होता है वो आसानी से निकल पाता है शरीर से। मानव अपरा लैक्टोजन हार्मोन के द्वारा गर्भस्थ शिशु में ग्लूकोज उपापचय की भूमिका को भी निभाता है, यानी लैक्टोज हार्मोन का भी निर्माण करता है, जिससे बच्चे में ग्लूकोज उपापचय की भूमिका भी अदा होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।